माइक्रोसॉफ्ट 2023 में अपने वर्क फोर्स में से 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय को हटा दिया था और अभी तक में ग्लोबली 2,28,000 से ज्यादा एम्प्लॉय को नौकरी से हटा चुका है। इंटेल ने तो सिर्फ इस साल 2025 में 21,000 से ज्यादा एम्प्लॉय को बाहर किया है। क्या हमारी कॉलेज की डिग्री इस लायक भी नहीं है कि हम लोग एआई को बीट कर पाए? अब एआई तो आर्टिस्टों का भी भट्टी बंद करने पे तुला हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप कोई भी पिक्चर लो, चैट जीपीटी में जाओ और उनको बोलो कि इसको घिबली आर्ट में कन्वर्ट कर दे। चैट जीपीटी 1 मिनट के अंदर घिबली आर्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है, उस आर्ट का मालिक कौन होगा? क्या एआई से बना हुआ आर्ट ओरिजिनल आर्ट कहलाएगा? अभी हाल ही में इंटरनेट पे मंकी ब्लॉग करके फेमस हुआ था, जिसके वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, जबकि वो एक एआई जनरेटेड वीडियो था। और जो ओरिजिनल क्रिएटर है, जिसके वीडियोस पे मात्र 100, 200, कभी कभार 1000 इतना ही व्यूज आते हैं, तो ऐसे में आदमी क्या करे? अभी से 10 दिन पहले यानी कि 27 जुलाई 2025 को एक चौंकाने वाला खबर बाहर आता है, जहां पे कि टीसीएस अपने वर्क फोर्स में से 12,000 एम्प्लॉय को बाहर कर दिया था। इसके अलावा मीटा ने तो कमाल ही कर दिया, वो जनवरी से लेकर के अभी तक में 72,000 से ज्यादा वर्क फोर्स को हटा चुके हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, ये कंपनी वाले अपने वर्क फोर्स में से इतने सारे एम्प्लॉय को बाहर क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा एक राहुल नाम का लड़का है जो कि ग्राफिक इलस्ट्रेशन कर रहा है, जो कि आगे चल करके डिजाइनिंग और गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है और अपने सवालों से परेशान है। उसको लगता है कि अगर कोई एआई उसके स्टाइल को कॉपी करके मार्केट में बेचने लग जाए तो क्या वो ठीक होगा? उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में इंटरनेट पे एक ट्रेंड चला था घिबली आर्ट का, जिसके कि ओरिजिनल फाउंडर बिहाओ मियाजाकी हैं। लेकिन अगर आप कोई भी पिक्चर लो और चैट जीपीटी पे जाओ और उनको बोलो कि हमको घिबली आर्ट में कन्वर्ट करके दे, तो चैट जीपीटी 1 मिनट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। सेम ऐसा ही पाब्लो पिकासो आर्ट में, जिसका कि ओरिजिनल फाउंडर पाब्लो पिकासो थे, जो कि एक स्पेनिश पेंटर थे। आप क्या करो कि इनका एक आर्ट का एक कॉपी लो और चैट जीपीटी पे जाओ, डालो, अपलोड करो, और आपको जिसको कन्वर्ट करना है वो पिक्चर भी लो और चैट जीपीटी में अपलोड करो और अब प्रॉम्प्ट लिख दो कि इस पिक्चर को पाब्लो पिकासो आर्ट में कन्वर्ट कर दे। चैट जीपीटी 1 मिनट के अंदर उस पिक्चर को पाब्लो पिकासो आर्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। तो यहाँ पे परिणाम क्या निकला? आप सालों साल मेहनत करके आर्टिस्ट बनिए और एआई वही काम को 1 मिनट में करके आपको दे देता है, आप ही के स्टाइल को कॉपी करता है और आप ही को सेम रिजल्ट ला करके दे देता है और मार्केट में बेच देता है। यानी यहाँ पे राहुल जैसे उभरते हुए आर्टिस्टों के मन में डर वाजिब है, क्योंकि आने वाले टाइम में आर्टिस्टों का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। अब यहाँ पे राहुल और भी ज्यादा ओवर थिंकिंग में चला जाता है और अपने करियर को लेकर के उसके मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, जैसे कि अगर एआई इंसान के साथ में मिल करके आर्ट को बना सकता है, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उस आर्ट का मालिक कौन होगा? क्या एआई से बना हुआ आर्ट असल आर्ट कहलाएगा, या फिर एआई भी एक पेंट, ब्रश और कंप्यूटर के जैसा एक टूल है जो कि इंसानों की मदद करता है? राहुल का ये एक दोस्त है आदित्य, जो कि बीटेक कर रहा है अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और जिनका सपना है कि हम माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी को ज्वाइन करें और वहां पे हम सर्विस करें। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है माइक्रोसॉफ्ट 2023 में 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय को अपने कंपनी से बाहर कर दिया और अभी तक में ग्लोबली 2,28,000 से ज्यादा एम्प्लॉय को अपने कंपनी से बाहर कर चुका है। और इंटेल ने तो अभी सिर्फ इस साल में यानी जनवरी से अगस्त तक में 21,000 से ज्यादा एम्प्लॉय को बाहर कर चुका है। अमेजोन जुलाई के महीने में 100 से ज्यादा एम्प्लॉय को हटाया है अमेजोन वेब सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग में से, और उसके जगह पे जनरेशनल एआई के द्वारा काम लिया जा रहा है। अब यहाँ पे आदित्य और भी ज्यादा घबराने लगता है। ये सभी बातें जब सुनता है तो उसके मन में और भी कई सारे सवाल का जो चैन है वो चलने लगता है। अपने फ्यूचर करियर को लेकर के वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। जैसे कि उसके मन में सवाल आ रहा था, ऐसी कौन सी वजह है कि ये जितने भी कंपनी वाले हैं, आईटी सेक्टर वाले हैं, सभी इंसान को हटा करके एआई को उसके जगह पे रखा जा रहा है? और ऐसी वो कौन सी खास बात है, वो क्या की पॉइंट क्या है जो कि एआई इंसान को बीट कर दे रहा है और इंसान को हटा करके एआई के द्वारा काम लिया जा रहा है? और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये था, क्या हमारी कॉलेज की डिग्री बेकार है?
क्या कॉलेज हमें इस लायक नहीं बना पाता है कि हम एआई को बीट कर पाएं? 13% सीईओ का ये मानना है कि अगले आने वाले 12 महीने के अंदर जनरेशनल एआई के आने के कारण वे अपने कंपनी से काफी सारे एम्प्लॉय को हटाने वाले हैं। और इन्हीं सीईओ का कहना है कि अगले आने वाले 3 सालों के अंदर उसके जो कंपनी का प्रायोरिटी है वो चेंज हो जाएगा। वो इंसान को हटा करके वो एआई को प्रायोरिटाइज करने लगेंगे अपने कंपनी के अंदर, अपने इकोसिस्टम के अंदर। उदाहरण के तौर पर अमेज़न के सीईओ 17 जून को अपने 1.5 मिलियन एम्प्लॉय को मीमो भेजते हैं और उसमें कहते हैं कि अगले आने वाले टाइम के अंदर जनरेशनल एआई के कारण उसके जो वर्कफोर्स का सिस्टम है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। एंडी जेसी जो कि अमेज़न के सीईओ हैं, वे ऐसा बात बोलते हैं जिसको सुन करके आप भी भयभीत हो जाएंगे। वे कहता है कि एआई जनरेटिव सिस्टम विल बी रिड्यूस द नीड ऑफ ह्यूमन वर्कर इन मेनी करंट जॉब। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो अमेज़न के ही 3,50,000 कर्मचारियों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी अमेज़न के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे हैं, जो कि मार्केटिंग के पद पे हैं, जो कि कई सारे लोग व्हाइट कॉलर के पद पे हैं। उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि उसका नौकरी जाने वाला है। उदाहरण के तौर पर अमेज़न बहुत पहले से ही 1000 से ज़्यादा जनरेटिव एआई सिस्टम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे कि एलेक्सा पे कर रहा है, कई सारे चैटबॉट ला रहा है, कई सारे एआई ऑटोमेटेड शॉपिंग टूल ला रहा है, जो कि अमेज़न इंट्रोड्यूस करेगा और अपने वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेगा। और ये चीज़ें जो है कई सारे नौकरियों को खा जाएगा। आदित्य ये सभी बातें सोच सोच कर पूरा घबरा रहा था, पर था वो दिमाग का बहुत तेज। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि चलो मान लेते हैं कि एआई जो है वो आईटी सेक्टर पे कब्जा कर लेगा, कुछ जो ऑटोमेटेड काम है उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। पर अभी भी एक फील्ड ऐसा है जहाँ पे एआई नहीं जा सकता। अब वो था क्रिएटिविटी का फील्ड, ठीक है, जहाँ पे कि आप अपने दिमाग से सोच करके काम को करते हैं। तो उनका ही एक दोस्त है पूजा, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर थी। तो वो खुश होकर के पूजा से मिलने के लिए चला जाता है, इस होप से जाता है कि चलो कुछ जानकारी हमको मिल जाएगा। अगर इसमें कंटेंट क्रिएशन में ठीक रहा, क्रिएटिव फील्ड में अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो आगे चलकर इसी फील्ड में करियर को सेट कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आदित्य पूजा के घर पर पहुंचता है, आदित्य कुछ ऐसा देखता है कि आदित्य डर जाता है। वो क्या देखता है कि पूजा रो रही होती है। जैसे ही आदित्य जाता है तो पूजा आदित्य के गले लग जाती है और ज्यादा कस के रोने लगती है। आदित्य और भी ज्यादा डरने लगता है कि आखिर इसको क्या हुआ, ये रो क्यों रही है। आदित्य पूछता है तुम रो क्यों रही है। तो इसमें पूजा बोलती है मैं पिछले 5 सालों से कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे रही हूँ, मैं सारा काम खुद से करती हूँ, जैसे कि स्क्रिप्टिंग हो, रिकॉर्डिंग हो, एडिटिंग हो, सारा कुछ करती हूँ, पर इसका कोई भी अब फायदा हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि एआई के आने के वजह से सारा कुछ पानी में मिल चुका है। स्क्रिप्ट राइटिंग का काम एआई बहुत ही आसान ढंग से कर दे रहा है। किसी भी टॉपिक पे स्क्रिप्टिंग करना हो, आप चैट जीपीटी पे जाओ और उस टॉपिक का नाम लिखो और उसको बोलो कि हमको स्क्रिप्ट तैयार करके दे 10 मिनट के वीडियो के लिए, तो वो तुरंत स्क्रिप्ट तैयार करके दे देगा। अब एआई तो इस लेवल तक एडवांस हो गया है कि आप अगर उसको कहो कि इसको देसी ह्यूमन में कन्वर्ट करके स्क्रिप्ट को लिख के दे, भोजपुरी भाषा में कन्वर्ट करके स्क्रिप्ट को लिख के दे और उसका ह्यूमर भी ऐड करे, तो अब वो भी कर देगा। बंगाली भाषा में कन्वर्ट करके करे और बंगाली ह्यूमन को ऐड करे तो वो भी करके दे देगा। अब यहाँ पे परिणाम स्वरूप ये निकला कि यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर का कोई भी वैल्यू नहीं रहा। अभी उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में इंटरनेट पे मंकी ब्लॉग करके एक फेमस हुआ था, जहाँ पे एक बंदर होता है जो कि ब्लॉगिंग कर रहा होता है, जो कि टोटली एआई जनरेटेड वीडियो होता है, जिसके ऊपर मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर होता है पूजा के जैसा, हमारे जैसा, उसके चैनल पे मात्र 100, 200, 1000 बस इतने ही व्यूज आते हैं। तो आप बताइए कि इस परिस्थिति में पूजा जैसी लड़की क्या करे। और ऐसा सिर्फ आपको क्रिएटिव फील्ड में नहीं देखने को मिलेगा, बाकी के अदर सेक्टर में भी सेम हालत है। उदाहरण के तौर पर 2027 तक में 7,50,000 से भी ज्यादा डाटा एंट्री का जॉब जाने वाला है। रेज्यूमे टेम्पलेट के एक सर्वे के अनुसार ये बाहर निकला है 90% से ज्यादा कंपनियां जो है वो एआई को अडॉप्ट कर चुकी है 2025 तक में, और बाकी के जो 10% कंपनियां हैं वो आने वाले समय में एआई को अडॉप्ट कर लेगी। अब इस कहानी के जो तीनों कैरेक्टर हैं, राहुल, आदित्य और पूजा, तीनों बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके सवाल ही उनको धीरे धीरे खोखला कर रहे थे, क्योंकि वे अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे। पर इसी पे पूजा कहती है एक व्यक्ति है जो कि हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो आदित्य पूछता है वो कौन है, तो उस पे पूजा कहती है कि वो है निकवीर यादव। तो ये तीनों क्या करते हैं कि यूट्यूब खोलते हैं और निकवीर यादव के वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं।
पर अब यहाँ पे सवाल ये था, क्या निकभीर यादव भी इनके सवालों के जवाब दे पाएंगे? अगर वे इनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो फिर ये तीनों क्या करेंगे, ये देखना और ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। और इनके जैसे और भी कई सारे हिंदुस्तान के युवा लोग हैं जो कि इन्हीं प्रकार के सवालों से जूझ रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि उन सभी को भी इस वीडियो से उनके सवालों के जवाब मिल जाएं और वो परेशान होने से बच जाए। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर भी करना होगा। तो चलिए, वीडियो देखने में मजा आने वाला है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी से 2 दिन पहले बिल गेट्स कहे थे AI बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत ही इजी ढंग से कर सकता है, पर ये अभी तक पूरी तरीके से नहीं कर पाया है। दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि TCS ने अपने 12,000 एम्प्लॉय को बाहर कर दिया था, बट इट इज हैवन नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ AI, बिकॉज ऑफ स्किल गैप। TCS के CEO ने ये बात खुद कहा है कि मैंने अपने कंपनी से 12,000 एम्प्लॉय को बाहर कर दिया। तो इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि हमको कम लोगों की ज़रूरत है। हमको लोगों की ज़रूरत है, लेकिन टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है, जिसके पास स्किल हो, जिसके पास अभी ट्रेंड के हिसाब से जो स्किल को फुलफिल कर पाए। जो प्रोजेक्ट मैंने बनाने के लिए दिया है, उस प्रोजेक्ट में जो जो स्किल रिक्वायर्ड है वो स्किल उस बच्चे के पास होना चाहिए, उस एम्प्लॉय के पास होना चाहिए, तभी जाकर के वो हमारे कंपनी में काम कर पाएगा। तो फिर सबसे पहले आप लोग अपने मन से इस डर को बाहर निकालिए कि AI की वजह से नौकरियां खतरे में है। चाहे वो डर पूजा का हो, चाहे वो डर आदित्य का हो, चाहे वो डर राहुल का हो, या फिर जो जो इस वीडियो को देख रहा है उसका भी ये डर हो सकता है। तो आप लोग सबसे पहले निश्चिंत हो जाएं। उदाहरण के तौर पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं वर्ल्ड फोरम के इस रिपोर्ट के आधार पर, जहाँ पे AI 9 मिलियन नौकरियां खाएगा, तो वहीं पे वो 11 मिलियन नए नौकरियां क्रिएट भी करने वाला है। और ये नौकरियां सिर्फ IT सेक्टर वाले के लिए नहीं क्रिएट होने वाला है, बल्कि अदर डिपार्टमेंट में भी क्रिएट होगा। जैसे कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी होगा, फार्मासिस्ट के डिपार्टमेंट में भी होने वाला है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग इनो फार्मा के अकॉर्डिंग देखें तो 2030 तक में हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में 20 से 30 मिलियन नई नौकरियां बनने वाली है। और अगर हम लोग वहीं दूसरी तरफ क्रिएटिव फील्ड की बात करें तो इसमें AI जो है केवल चीजों को कॉपी कर सकता है। ओरिजिनल कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर के पास ही होगा। उदाहरण के तौर पर चैट GPT को अगर हम लोग लेते हैं तो चैट GPT पिकासो पेंटिंग का केवल मिमिक कर सकता है। वे कभी भी यूनिक चीजें कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता है। वे पेंटिंग में अपना इमोशन नहीं ऐड कर सकता है, जो कि एक ओरिजिनल पेंटर या एक ओरिजिनल क्रिएटर ही इमोशनल चीजों को ऐड करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं तो इसमें जो भी इमोशनल इम्पैक्टफुल चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हूँ, राहुल है, पूजा है, आदित्य है, इसमें जो इमोशन हम ऐड कर रहे हैं वो चीज़ें कभी भी चैट GPT करके नहीं दे सकता है। बस इतना हो सकता है कि वो हमको डाटा ला करके दे दे, इनो फार्मा का डाटा हमको ला के दे दे, वर्ल्ड फोरम का रिपोर्ट हमको ला करके दे दे, पर स्क्रिप्ट का जो एक डिजाइनिंग होता है, स्क्रिप्ट का जो एक फ्लो होता है, वो कभी भी चैट GPT क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें इमोशंस होता है और इसमें चीज़ें लिंक होती है, इसमें फ्लो होता है, जो कि इसमें मेमोरी लगता है, जो कि चैट GPT के पास उतना ज़्यादा मेमोरी भी नहीं होता है। और इतना ही नहीं, AI जो है वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, वो कभी भी पेन को नहीं समझ सकता है, वो एंजाइटी को नहीं समझ सकता, वो ट्रॉमा को नहीं समझ सकता, वो प्यार को नहीं समझ सकता, वो हेट को नहीं समझ सकता। और जब भी कभी क्रिएटर लोग या जो क्रिएटिव फील्ड के लोग होते हैं वो हमेशा अपना इमोशंस का यूज करते हैं अपने चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे कि अगर एक पेंटर को ले तो पेंटर जब पेंटिंग करता है तो उसके मन में जो भावना आ रहा होता है वो चीज़ साफ तौर पर पेंटिंग पे झलकता है। या जब कोई स्क्रिप्ट राइटर कोई कंटेंट को लिख रहा होता है या कोई मूवी राइटर कोई मूवी को लिख रहा होता है तो वो अपना इमोशंस उसमें ऐड करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग सैयारा मूवी को लें तो बहुत सारे लोग वीडियो आ रहा था, वायरल हो रहा था कि लोग रो रहे हैं थिएटर में जा करके। तो ये चीजें कैसे संभव हो पाती है? क्योंकि उस मूवी में इमोशंस था। उस मूवी को लिखते टाइम राइटर प्रॉपर ढंग से ध्यान रखा गया इमोशन का, जिसको कि एक कैरेक्टर आर्क और नैरेटिव आर्क के थ्रू उस इमोशन को आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक AI या एक चैट GPT कभी भी ये चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कभी कर ही नहीं पाएगा कि इस लेवल का इमोशन हम ऐड करते हैं। और जब कोई इमोशन कोई चीज़ में ऐड हो जाता है
तो वो चीज़ें मार्केट में बूम कर जाता है, जैसे कि अभी सैयारा मूवी बूम किया। तो यहाँ पे रिजल्ट ये निकला है कि जो राहुल जैसे क्रिएटिव लोग हैं या और भी कई सारे आर्टिस्ट लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग डरना बंद करें, अपने मन से सारे सवालों को हटाएं। अगर आपके अंदर सच में कोई क्रिएटिविटी है, अगर आप अपने दिमाग से यूनिक चीज़ें लिखते हैं, यूनिक चीज़ें बनाते हैं, यूनिक चीज़ें गाते हैं, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। एआई तो एक टूल है, वो क्या ही खा के आपको रिप्लेस कर पाएगा। तो आप लोग सबसे पहले डर को बाहर करें और अपने काम पर ध्यान दें, अपनी स्किल्स को और बेटर करें, फिर आप कभी भी रिप्लेसेबल हो ही नहीं सकते हैं। अभी मैं आप लोग को एक और उदाहरण देता हूँ। अभी से 10 दिन पहले YouTube एक अनाउंसमेंट करता है और उसमें कहता है कि जो जो ओरिजिनल क्रिएटर होगा हम सिर्फ उसी का वीडियो YouTube पे चलाएंगे। जो भी AI के थ्रू वीडियो बना करके डाल रहा था, जैसे कि मंकी ब्लॉग या फिर जो AI से वॉइस को क्रिएट करके वीडियो को डाल रहा था YouTube पे, तो उन सभी वीडियो को YouTube कभी भी मोनेटाइज नहीं करेगा। चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट हो, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड में हो, चाहे वो यूट्यूबर हो या स्क्रिप्ट राइटर हो या कोई डिजाइनर हो या कुछ भी हो, आपके पास सच में एक स्किल है, आप यूनिक चीजें अपने माइंड से बनाते हैं, तो आप अगले 50 साल तक भी एआई के द्वारा रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा। अभी के टाइम पे बीटेक के जितने भी स्टूडेंट हैं, 3 लोगों को अपने कोड को सॉल्व करना चाहिए अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से। कोई भी हैकाथॉन होता है या कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो उस कोड को चैट जीपीटी से कॉपी करके पेस्ट करते हैं। बताइए इन लोगों के पास कहाँ से स्किल आएगा? ये स्किल के नाम पे आप लोग जीरो होते हैं, लेकिन आपको जॉब चाहिए होता है टीसीएस में, वो भी 10 लाख का जॉब, इन्फोसिस में, विप्रो में, माइक्रोसॉफ्ट में। आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो है नहीं, आपके पास ट्रेंड के हिसाब से स्किल है नहीं। आप जैसे लोगों को अपने कंपनी में रख करके वो क्या करेंगे? और जो ऑलरेडी कंपनी में ज्वाइन हो गए हैं तो वो अपने स्किल को अपग्रेड करते हैं नहीं। अब AIML आ चुका है, तो आप AIML के हिसाब से आप अगर अपना पाइथन नहीं सीखेंगे, यानी अपना स्किल को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो फिर आप कहाँ से जॉब पाएंगे? आप DBMS नहीं सीखेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं सीखेंगे, तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आप टाइम तो अपग्रेड हो रहा है ना, तो आपको स्किल को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आधार पर जो इंटर्न लेवल के जॉब होते हैं या जो एंट्री लेवल के जॉब होते हैं, जैसे कि कलर के जॉब होते हैं, वाइट कलर जॉब होते हैं, डाटा एंट्री जॉब होते हैं, इसको AI बहुत जल्द रिप्लेस कर देगा। उदाहरण के तौर पर जब स्मार्टफोन आया तो फिर टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब खत्म हो गया। जब गाड़ियाँ बनी तो टमटम गाड़ी चलाने वाले लोगों का जॉब खत्म हो गया। जब ATM आया तो बैंक टेलर का जॉब खत्म हो गया। ऐसे ही जब ऑनलाइन वेबसाइट आए तो बुकिंग क्लर्क के जो जॉब थे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, अगर एक तरफ नौकरी चली गई है तो दूसरी तरफ नौकरियां बन भी रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो स्मार्टफोन आया तो टेलीफोन ऑपरेटर का काम तो गया, ठीक है, हम मान के चलते हैं। तो वहीं पे जब स्मार्टफोन का डिमांड बढ़ा तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, डिजाइनिंग इंजीनियर का डिमांड मार्केट में बढ़ गया। तो अब जो स्किल अपग्रेड करके तैयार था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के रेडी था, तो उसको जो फटाफट से मिलने लगा। लेकिन जो टेलीफोन ऑपरेटर पर ही टिका रहा, वो अपने स्किल को अपग्रेड नहीं किया, तो फिर वो मार्केट को अडॉप्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब ये था कि नौकरियाँ ख़त्म नहीं हुई है, बस नौकरियाँ अपडेट हो गई है। अब बस आपको करना क्या है कि उस अपडेट के आधार पर खुद को तैयार करना है, तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। वीडियो को देखते देखते राहुल, आदित्य, पूजा तीनों के चेहरे पे मुस्कान आने लगता है और इन तीनों को एक होप दिखता है कि अभी भी हम लोग मार्केट में कुछ उखाड़ सकते हैं, अभी भी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, बस कुछ चीज़ें बदल गई हैं। अब बस इन तीनों को वेट था इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन का। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि नौकरियां ख़त्म नहीं हुई है, बस नौकरियां शिफ्ट हो गई है। ज़रूरत है हमको अपने स्किल को उस हिसाब से अपग्रेड करने की, ज़रूरत है हमको AI को बीट करने की, ज़रूरत है हमको कुछ ऐसा करने की जिसको AI खुद नहीं कर सकता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है निखवीर यादव के चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि आप लोगों के पास एक सटीक जानकारी सही समय पे बिना किसी बायसनेस के साथ जो सच्चाई है वो आप लोगों तक पहुंचा सके।